हाय गाइस। तो इस वीकेंड भी हम एक ऐसा स्टॉक देखेंगे जो इंडस्ट्री को सालों से बीट करते हुए आ रहा है और आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को भी और इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर्स को भी। तो वो कौन सा स्टॉक है, उसके रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, उसका फाइनेंशियल फंडामेंटल कंप्लीट एनालिसिस विद द फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड द वैल्यूएशन वी विल सी इन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं उसका कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि आईटी इंडस्ट्री में आता है, इसलिए आज हम आईटी इंडस्ट्री का पूरा एनालिसिस डिटेल्स में देखेंगे। तो आईटी इंडस्ट्री ग्लोबली 1.3 ट्रिलियन की है और आने वाले 2030 तक ये इंडस्ट्री हो सकती है 1.9 ट्रिलियन की। इट मीन्स कंपाउंडेड ग्रोथ यहाँ दिख रही है 8% अप्रॉक्सीमेटली। अभी अगर इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखें तो 20% इंडस्ट्री इंडिया की है ग्लोबली। तो अभी देखते हैं कि इंडिया में कितनी इंडस्ट्री ये एक्सपांड हुई है। तो अभी 2025-24 तक ये इंडस्ट्री है $240 बिलियन की और आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री 2026 तक ये हो सकती है 254 बिलियन की। इट मीन्स कि ऑलमोस्ट 6% की ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। 2030 तक देखा जाए तो ये इंडस्ट्री हो सकती है $500 बिलियन की। इट मीन्स यहाँ पे ग्रोथ दिखती है 14% अप्रॉक्सीमेटली। ये इंडस्ट्री ग्रोथ वगैरह मैंने निकाले हैं, कुछ आर्टिकल्स पढ़ के, कुछ न्यूज़ लेटर्स पढ़ के, DRHP पढ़ के, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के, कॉन कॉल्स पढ़ के, और काफ़ी ज़्यादा रीडिंग इसके पीछे लगी हुई है और यही मेरा कंक्लूजन है। हर एक रिसर्च एनालिस्ट का अलग अलग परसेप्शन होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको ये फिगर सेम ही दिखेगी। तो चलिए अभी देखते हैं इस इंडस्ट्री के मेजर ग्रोथ फैक्टर। तो मेजर ग्रोथ फैक्टर इस इंडस्ट्री का ये है कि AI। अभी जैसे AI की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और इसी की वजह से ये इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है। अभी अगर इंडस्ट्री बढ़ रही है तो रिजल्ट्स खराब आ ही क्यों रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि टैरिफ्स वॉर। तो ट्रम्प्स ने काफ़ी ज़्यादा अनाउंस किए टैरिफ हर एक अलग कंट्रीज़ पे, बट वो अभी तक सर्टन हुए नहीं है। जब वो सर्टन होंगे, यानी कि समझो अभी क्लाइंट्स करना चाहता है बिजनेस, बट उसको पता नहीं है कि US पे इंपोर्ट करके उसको कितना टैरिफ लगेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया से अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दूँ मैं तो 20% ही टैरिफ है, और कुछ यूरोपियन कंट्री में मेरा प्लांट लगा के मुझे लग रहा है 30% टैरिफ। इसलिए मैं अभी तक रुका हूँ कि ये टैरिफ सर्टन हो जाए, फिर मैं अपने प्लांट्स लगाऊँ, फिर मैं वहाँ से अपना रेवेन्यू बढ़ाऊँ और फिर मैं US में इंपोर्ट करूँ। और इन सब के पीछे भी लगेगी IT कंपनीज़ की हेल्प, बिकॉज फॉर द ऑटोमेशन। और ये सब अभी पूरा हॉल्ट है और इसी की वजह से क्लाइंट्स अभी अपने प्रोजेक्ट दे नहीं रही है IT इंडस्ट्री को। और इसलिए मुझे लगता है कि इस मीन्स H1 तक तो भी, मीन्स हाफ ईयर तक तो भी IT इंडस्ट्री का सिलेक्ट ऐसे ही रहेगा। पर आने वाले अगले 6 महीनों बाद इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। अभी मैंने अगर AI का नाम लिया ही है तो चलिए देखते हैं कि AI की इंडस्ट्री भी कितनी बड़ी है और आने वाले दिनों में उसका पोटेंशियल कितना हो सकता है। तो ग्लोबली AI इंडस्ट्री है 307 बिलियन की और 2030 तक यही इंडस्ट्री हो सकती है 1.2 ट्रिलियन की। ये मैं डॉलर में बोल रहा हूँ। अभी इसका अगर CAGR निकाले तो वो ऑलमोस्ट जाता है 31% पे, विच इज़ अ मैसिव कंपाउंडेड ग्रोथ। अब यही अगर हम कंपेयर करें IT इंडस्ट्री का, होल इंडस्ट्री का, तो वो था अपना 8% इंडस्ट्री ग्रोथ। अब 8% to 30% आप ही देख लेना। तो ये था ग्लोबली। अभी हम देखेंगे इंडिया की क्या AI की इंडस्ट्री बोल रही है। अब अगर मैं इंडिया में अपनी AI की इंडस्ट्री देखो तो वो ऑलमोस्ट है $8 बिलियन की और आने वाले 2030 तक वही मुझे दिख रहा है $26 बिलियन की इंडस्ट्री हो सकती है। इट मीन्स 26% का CAGR इधर भी दिख रहा है। मज़े की बात यह है कि ग्लोबली AI इंडस्ट्री में जैसे अपना $6 बिलियन है, वैसे ही US का कंट्रीब्यूशन $72 बिलियन का है और इसी की वजह से ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस US का दिखता है हर एक कंट्रीज़ पे, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगी और डोमिनेंस बढ़ता ही रहेगा। ये तो हो गया इंडस्ट्री का एक्सप्लेनेशन। तो बट परसिस्टेंट रेवेन्यू जनरेट किन चीज़ों से कर पाती है, चलिए देखते हैं।
तो ये टेबल देखना जहाँ पे हमें दिखेगा कि सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट, तो मतलब 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को, तो उसमें से कौन सा इंडस्ट्री कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करके दे पा रहा है। तो 3 कंपनी के कंपोनेंट से, एक BFSI सेक्टर से आता है, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आता है, एंड थर्ड वन टेक्नोलॉजी से, मीन्स कंपनी जो भी अपने क्लाइंट्स को अपनी टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करती है उससे। तो कंट्रीब्यूशन देखो 42% ऑलमोस्ट मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का है, एंड 27% एंड 32% फ्रॉम हेल्थ केयर एंड BFSI रिस्पेक्टिवली। अब मज़े की बात देखना अपने इंडिया में जो हो रहा है, क्योंकि AI आ रहा है, इसकी वजह से ये BFSI सेक्टर का ग्रोथ देखना, ये ऑलमोस्ट ये कुछ 20% का है वो हो रहा है। अगर हम कंट्रीब्यूशन भी देखें तो 30 से 32% ये अभी तक भी दिख ही रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 4 साल से, जब से कोरोना आया है तब से ये मैंने 2021 से लेकर 2025 तक ये मैंने निकाला है। तो 32% ये पकड़ लो। हेल्थ केयर भी अगर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, 19% से 27% बढ़ा है। तो कम क्या हुआ है? तो कम हुआ है अपना टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कंपनीज आर लैगिंग बिहाइंड इन देयर टेक्नोलॉजीज़। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कंसर्न करने वाली बात हर एक कंपनी में दिख रही है। ये तो बस मैंने परसिस्टेंट का निकाला है, बट हर एक IT इंडस्ट्री का वही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अपनी IT कंपनीज सर्विस बेस्ड कंपनीज है। वो क्या करते हैं, आउटसोर्स करेगी, मीन्स इंडिया में लोगों को हायर करेगी और US में भेजेगी, और इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कंपनीज को आता है। तो IT कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजीज तो है ही, बट एम्प्लॉय बेस और HR कंपनीज बोल लो इसको, तो अपनी कंपनीज बेस है, सर्विस बेस्ड कंपनी उसी को हम कह सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनीज है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, HCL है, और अपनी परसिस्टेंट जो कि मिड कैप कंपनी है वो भी है। तो इसमें हम परसिस्टेंट सिस्टम को ही क्यों चुन सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। अभी देखेंगे हम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो ऑलमोस्ट 34% का ग्रोथ, ये मैंने ग्रोथ निकाला है कि 13,000 हायर हुए थे 2021 में। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ डी ग्रोथ हम बोल सकते हैं कि अभी तो बस 3% ही हुए हैं इस ईयर में, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हायरिंग की प्रोसेस हुई नहीं है, और सब जगह ले ऑफ्स ही मुझे भी दिखे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखना रेवेन्यू पर एम्प्लॉय, जो कि IT इंडस्ट्री का सबसे कोर पार्ट होता है, जो कि है 0.49 टाइम्स ऑफ देयर रेवेन्यू। और अगर हम कंपेयर करें बाकी सारी कंपनीज़ का, जो कि पीयर कंपनीज है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो, HCL है, तो उनका देखना वो आता है कुछ ऑलमोस्ट, TCS का आता है 0.4 टाइम्स, इन्फोसिस का आता है 0.47 टाइम्स, विप्रो का है 0.38 टाइम्स, HCL का भी ऑलमोस्ट कुछ उसी प्रकार का निकलेगा, 0.4 वगैरह का है। तो ये हुआ पहला रीज़न कि रेवेन्यू पर एम्प्लॉय भी कंपनी का ज़्यादा है बाकी कंपेयर टू एनी अदर कंपनी। अब दूसरा रीज़न मुझे ये दिखता है कि ग्रोथ एस्टिमेशन। अगर हम बाकी सारी बड़ी कंपनीज़ का एस्टिमेशन निकालें, मीन्स मैनेजमेंट कमेंट्री वगैरह मैंने पढ़ी है, तो उसमें उन्होंने ग्रोथ का दिया है। अभी तो HCL आया था और उसने मीन्स रिजल्ट जब पब्लिश किया Q1 का, तो उन्होंने बोला है कि इस साल तो हम 3 से 4% दे देंगे, और हर एक कंपनी में उतना ही दिया है, 4% 5%। अगर परसिस्टेंट सिस्टम का हम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखें तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि हम 17% की ग्रोथ पे ही चलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा वो कंपनी अपने SG&A एक्सपेंस रहते हैं, मीन्स एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जिसमें आती है, वो सब कम करके अपना EBITDA ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने पे कंपनी का प्लान है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि परसिस्टेंट सिस्टम कंपैरेटिवली अच्छी है। तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि क्यों परसिस्टेंट सिस्टम ही यूजिंग टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो अभी देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम $2.1 बिलियन का है, मीन्स ये डॉलर में है, सब कुछ डॉलर में है। TCS का है 39 बिलियन का है भाई, इन्फोसिस का 11 बिलियन, और ये 10 ही पकड़ लो, तो उतना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। तो इससे पहले समझो कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मीन्स व्हाट, कि कंपनी इतना तो बिजनेस करेगी ही। इट मीन्स कि कंपनी के पास इतने कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं और इससे वो $2.1 बिलियन का तो रेवेन्यू कर ही पाएगी। तो बस टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखिए हम TCS खरीद ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि
कि सेल्स पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मीन्स अपना टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेल्स से कितना बड़ा है। तो अभी देखो 1.56 टाइम अपना टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है अपने सेल्स से, मीन्स 12,000 करोड़ का ऑलमोस्ट इस साल कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो 12,000 तो छोड़ो, 17,000 का तो कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट ही पड़ा है। अभी अगर हम TCS का देखें, इन्फोसिस का देखें, विप्रो, एचसीएल सबका देखें तो यहाँ पे 1.28 टाइम से ये ऑलमोस्ट अपने सेल्स से कम ही दिख रहे हैं। TCS भी सेल्स से कुछ थोड़ा ही ज़्यादा है, बट बाकी भी मीन्स कुछ ग्रोथ वगैरह भी हमने फैक्टर देखे। इस वजह से मुझे लगता है कि परसिस्टेंट अपने रेवेन्यू देखो, अपना टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखो, या फिर ग्रोथ के फैक्टर्स देखो जो कि मैनेजमेंट ने बोले हैं, इसलिए परसिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा अभी अंडर वैल्यूड मुझे तो स्टॉक लगता है। परसिस्टेंट सिस्टम का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी 5,500 पे, पर मुझे लग रहा है कि यार ये तो प्राइस 8,000 तक रहना चाहिए। इट मीन्स कंपनी ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रही है। ये मुझे क्यों लग रहा है, चलिए देखते हैं विथ यूजिंग वैल्यूएशन टेक्निक। तो यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे टैब बनाए, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट है, मीन्स मैनेजमेंट ने आके बोला है कि कंपनी आने वाले सालों में 17% से ग्रोथ करेगी। तो कुछ एस्टिमेशन मैंने यहाँ निकाले, कंट्रोल शीट यहाँ पे मैंने बनाए, जैसे कि 17% और उसके बाद कुछ 25-26% से कंपनी ग्रोथ कर सकती है यूजिंग AI एंड ऑल। तो उस हिसाब से 42,000 तक कंपनी का रेवेन्यू जा सकता है। अगर ये सब मैंने कैलकुलेट किया, SG&A एक्सपेंसेस मीन्स जो कि अपने एम्प्लॉय वगैरह के एक्सपेंस आएंगे, IT इंडस्ट्री में तो यही आएंगे, तो उस हिसाब से कितना ग्रोथ एस्टिमेशन हो सकता है, कितने मार्जिन पे कंपनी खेल सकती है और नेट प्रॉफिट कंपनी का कितना रह सकता है, ये सब मैंने इस इनकम स्टेटमेंट पे निकाला है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करूँ तो जैसे कि अपने असेट्स वगैरह है, इनका भी मैंने ग्रोथ एस्टिमेशन लिया है यहाँ पे ही, कि मतलब जैसे कि अपने रिसीवेबल्स वगैरह है तो ये अपना काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ होता है। और अगर अपने लाइबिलिटी साइड्स में भी देखूँ, जैसे कि पेएबल से यहाँ तक कितने थे, 889 वगैरह थे, 814 थे, और आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में कितने हो सकते हैं, ये सब एस्टिमेशन यहाँ पे निकलता है। और उसके बाद सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है भाई, जब बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। तो बैलेंस शीट टैली होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में, वैल्यूएशन में, वरना उसके बिना तो अपना वैल्यूएशन होगा ही नहीं, कुछ भी करा लो। कैश फ्लो अगर हम देखें तो कितना नेट प्रॉफिट था, कितना नेट प्रॉफिट हो सकता है, कंपनी अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स फ्रॉम एक्चुअल बिजनेस कितना कर सकती है, आने वाले दिनों में कंपनी कैपेक्स कितना करेगी। इट मीन्स अगर 278 करोड़ का अगर इस साल कर रही है, मीन्स 519 करोड़ का इस साल कर रही है, आने वाले दिनों में कितना करेगी, ये सब मैंने यहाँ पे एस्टिमेट किया है। और इससे कंपनी अपना क्लोजिंग कैश मीन्स कंपनी एक्चुअली कितना कैश जनरेट कर पाएगी नेट ऑन नेट में, और वही बैलेंस शीट में आखिर में ऐड होता है और उससे बैलेंस शीट टैली होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन सब का कैलकुलेशन करके कुछ वैक वगैरह कंसेप्ट वगैरह होते हैं, और उसके बाद अपना कैलकुलेशन निकलता है कि स्टॉक प्राइस रहनी चाहिए 7995 की। तो यहीं पे अगर करंट प्राइस देखो तो 5547 पे ट्रेड कर रहा है, और इस हिसाब से 44% का अपसाइड पोटेंशियल मुझे परसिस्टेंट सिस्टम में दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें कि फ्री कैश फ्लो टू द फर्म भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यही था पूरा डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस ऑन परसिस्टेंट सिस्टम। तो चलिए अभी देखते हैं कि कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी किस प्राइस पे ट्रेड कर रही है, कहाँ पे ट्रेड बन सकता है, और आने वाले दिनों में कहाँ तक कंपनी अपने स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पे हायर एंड लो बनाए थे, और उसके बाद कुछ हाई बनाया था 6742 तक का, लो बनाया है 4129 का। उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम दिया है और हाई मारा था 6174 का। अभी कुछ मुझे दिख रहा है कि कुछ करेक्शन आया है स्टॉक में भी, और बिकॉज थोड़े सा इंडस्ट्री का ही इशू है, ये करेक्ट हो सकता है। अगर हम देखें पिछली बार भी इधर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, इस बार भी अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से ग्रीन कैंडल इधर मुझे दिख रही है, ये डोजी कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो अपना है 5626 का रेजिस्टेंस, उसके ऊपर अगर
स्टॉक प्राइस ट्रेड करने लग जाए तो आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड में ये 6162 तक जा सकता है और अगला टारगेट बन सकता है 616750 का। अगर स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फॉल हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस ओवरव्यू फ्रॉम माय साइड। तो आई गेस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मैंने कुछ 15 से 20 दिन का टाइम लिया है पूरा कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। तो आप लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा। टिल द माय नेक्स्ट वीडियो, टिल द योर नेक्स्ट वीकेंड, थैंक यू, बाय बाय।